वेलकम टू महावना एकेडमी। मेरा नाम आशुतोष सिंह है और हम आज आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, एक CUET यूजी का इम्पॉर्टेंट जो डोमेन है पॉलिटिकल साइंस का। उसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जिसको बोलते हैं हम लोग। कोल्ड वॉर के बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये इसकी शुरुआत कब हुई? कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद शुरू हुई और 1991 तक ये चला। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोल्ड वॉर होता क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं कि कोल्ड वॉर क्या है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में वॉर की स्थिति पैदा हो और वॉर ना हो, तो वो जो टाइम पीरियड है उसी को कहते हैं कोल्ड वॉर। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि उस समय में क्या हुआ, USSR और USA इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि यूएसए ने क्या किया था, अपनी सुप्रीमेसी एक तरीके से जब उसको दिखाने के लिए ही, क्रिटिसिज्म उसका यही माना जाता है कि अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उसने क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में, जबकि जापान एक तरीके से कि वो जापान ने हार मान ली थी, वो बैकफुट पे जा चुके थे, फिर भी जो है जापान पे जो है परमाणु बम गिराए गए। और इसके बाद जो है और इसके हाँ परमाणु बम गिराया गया और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और एक दूसरे को अपना पावर दिखाने के लिए, सुप्रीमेसी एक तरीके से डेवलप करने के लिए इन दोनों में होड़ मच गई और इस वजह से एक तरीके से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। ये मतलब इसमें आप समझ लीजिए, जैसे देखिए अभी शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध से अभिप्राय है कि विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और भूतपूर्व यूरोपियन संघ के बीच में व्याप्त कटु संबंधों के इतिहास और तनाव भरी की स्थिति के लिए कहा गया। मतलब कि इनके बीच में जितना भी सब कुछ था, सब केवल और केवल दो महाशक्ति, दो सुपर पावर, उनको बीच में अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए बस ये शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत 1945 में जब हुई और उससे लेके 1991 के बीच में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स कह लीजिए, इम्पोर्टेंट इवेंट्स में जैसे हम कहते हैं कि बर्लिन की दीवार जो गिरी, वो भी इसके बीच का ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। उसके अलावा 1962 में अक्टूबर नवंबर के 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से यहाँ मतलब है सीधा सा, क्यूबा इसलिए मिसाइल क्राइसिस के लिए यूएसए इसको मतलब यूएसए के लिए ज़्यादा वो माना गया क्योंकि यूएसए के पास जो है क्यूबा जो है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो आइलैंड कंट्री है वहाँ पे है। बीच में ये क्यूबा इधर रहती क्यूबा, ये पूरा आपका वही जो वेस्ट इंडीज वाली कंट्री है ना, सब सारी वही है, इनमें आ गया। और इसके बाद आपका हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे अपने। इसका जो शीत युद्ध जो चल रहा है, इसका जो अंत माना जाता है 91 में, इसका जो अंत माना जाता है। और वो कब माना जाता है कि जब USSR का विघटन हुआ, USSR जब टूटा तो उसके बाद जो है इसका अंत हुआ। दो महाशक्ति में से एक कमजोर पड़ गई तो उसकी वजह से इसका विघटन हुआ। बीच में जो है और सारे चीज़ें रहीं, जैसे कि बर्लिन की वॉल और गिरी, ये सारी इवेंट हुआ उसका। उसके अलावा जो है क्यूबा क्राइसिस आई। फिर कह लीजिए अगर वर्ल्ड इवेंट पे देखा जाए और इंडिया में क्या हुआ, तो इंडिया में भी सेम इवेंट उस समय इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, वो भी एक तरीके से एक इवेंट है इन्हीं दोनों के बीच का। और उसमें भी दोनों कंट्री, सोवियत यूनियन और अमेरिका, सोवियत यूनियन इंडिया की तरफ से और अमेरिका जो है पाकिस्तान की तरफ से, दोनों आमने सामने आ गए थे। जैसा कि अभी इस नोट्स में ऐसा कुछ अभी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट इवेंट की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बता दिया। और इसका कारण आप लोग को पता ही है कि केवल बस अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे महाशक्ति बनने की होड़ में जो है, केवल बस महाशक्ति बनने की होड़ में जो है इन दोनों के बीच में आपस में यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जाके पैदा हुआ और जिसकी वजह से हुआ दो महाशक्ति परमाणु। और दोनों ही जब दो सुपर पावर हो और दोनों के पास स्पेशल पावर का मतलब है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर हो, न्यूक्लियर वेपन हो, तो ये सबसे बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कबाड़ वाला भी आ गया है साथ में जो है और हम लोग जो है उसमें क्या है कि जब दोनों, अब यहाँ यहाँ भी सुप्रीमेसी की बात हो गई है। हम यहाँ बैठे हैं अपना बात कर रहे हैं, वो अपना बात कर रहा है, दोनों में आवाज़ जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा गूंज क्या है उसका पता चलेगा। और दोनों में जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा जिसकी वजह से। और ये क्या था, आप अगर देखिए तो एक तरीके से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का सुप्रीमेसी तो एक है उनके पावर, अपना पावर दिखाने के लिए।
और उस पावर के साथ अपना वर्चस्व या अपनी अपनी आइडियोलॉजी दूसरे के ऊपर रखना, एक तरीके से ये बात वहां थी। ये अपनी आइडियोलॉजी एक दूसरे के ऊपर रखने का सीधा सा मतलब यहाँ ये है कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश, जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री है एक, जो ये उनके यहाँ क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री का मतलब है कि सारा कुछ जो है मार्केट के ऊपर है। जैसा मार्केट होगा, मतलब कि आम इंसान जैसा चाहेगा जैसा वो करेगा, मतलब एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी अपनी स्टेब्लिश करी, अपने हिसाब से कमाया खाया, सब चल रहा है इस तरीके से। और जो सोशलिस्ट कंट्री है उसमें यूएसएसआर सबसे बड़ी कंट्री, वो सोशलिस्ट का एक तरीके से सबसे बड़ी, उस समय बड़ा पावर था इनके पास। और ये जब इनका और उस समय पे क्या हुआ, इनको अपनी विचारधारा थोपनी थी। और सोशलिस्ट का मतलब यहाँ विचारधारा से है कि जहाँ सोशलिस्ट विचारधारा से यहाँ सीधा सा मतलब है कि वहां पे सारा का सारा पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा। मतलब कि आप एक तरीके से समझ लीजिए ऐसे कि कमाए कोई कितना भी, एक अमीर और एक गरीब में वहां कोई अंतर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी उसकी तरफ से कहीं दिखेगा नहीं। मतलब रिसोर्सेज कोई कमा रहा हो, कोई ला रहा हो, लेकिन उसको गवर्नमेंट बराबर बराबर बांट देगी सब में, इस तरीके से। इसका वहां पे सीधा सा मतलब कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, जितना डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट स्टेप, कुछ भी कोई बिजनेस शुरू होना है या कुछ होना है कि नहीं होना है इस देश में, वो सारा डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये जो है आपका वहाँ हुआ। जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, आपको यहाँ नोट्स है, और नोट्स जो है आप जाके हमारे जो है हमारा एकेडमी के ऐप से निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपको वहाँ फ्री है। पूंजीवादी सरकार का हमें जो क्या होता है, हस्तक्षेप बहुत कम होता है, जिसको कैपिटलिस्ट कंट्री कहते हैं इन्हीं को। ये कैपिटलिस्ट कंट्री हो गए, और ये हो गए आपके सोशलिस्ट कंट्री हो गए। और इसके बाद इसमें क्या होता है, सरकार के हाथ में ही होता है सब कुछ, निजी व्यवस्था का यहाँ विरोध होता है। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो आपको पता ही है कि ये इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरीके से कह लीजिए सीयूईटी के लिए ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में हो और यही यहाँ पे है। तो ये आपका हो गया 1914 से 18, और सेकेंड हुआ 39 से 45 तक, और यही 45 है। इसी के बाद जो है एक तरीके से क्या हुआ, स्टार्ट हो गया आपका वर्ल्ड वॉर। अब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, उसके जो गुट बने में दो गुट, जैसे यहाँ ये आपका हो गया, ये आपके अलाइड कंट्री में आए मित्र राष्ट्र। इनमें क्या होता है, ये कौन कौन सी कंट्री है, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, और उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए समझ लीजिए, ये सारे चारों ये देश वहाँ हो गए। और उसके अलावा इन चारों देशों में संयुक्त रूप से, मतलब एक तरीके से कि देख लीजिए दो दो गुट बना था, जो जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन जो था। अब ये सोचिए कि सोवियत यूनियन था और यूएसए, ये दोनों एक साथ थे। यूरोप ने यूएसए ने बम गिराया उस समय जापान पे। उसके बाद कहा यह गया, जापान पे जैसे इन्होंने बम गिराया, तो आप कह लीजिए कि कोई भी इवेंट होता है तो उसके दो दो पहलू होते हैं, या तो कुछ लोग सपोर्ट में होंगे और कुछ उसके क्रिटिसिज्म करेंगे, आपका क्रिटिसाइज करेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे हम ही यहाँ वीडियो बना रहे हैं, अभी कोई इसको क्रिटिसाइज करेगा तो कोई बताएगा कुछ अच्छा है, तो वो दोनों आएगा हर जगह। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बम गिराया अमेरिका ने, तो वहाँ पे बात उठी यही कि जैसे कि एक तरीके से काफी लोगों ने यही कहा कि ये केवल और केवल अमेरिका यूएसएसआर को दिखाना चाहता था कि हम पावरफुल हैं, हमारे पास वेपन है, हम मार दिए। रीजन ये है कि खुद जापान युद्ध खत्म करने वाला था, वो बंद होने वाला था, वर्ल्ड वॉर का एंड था, मतलब होने ही वाला नहीं था, युद्ध अब खत्म होने वाला था, वो स्थिति आ गई थी। लेकिन यूएसए क्या कहता है, सपोर्ट में इसके जो लोग हैं, और यूएसए इसके लिए क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि हमारे सपोर्ट की जो कंट्री, हमारे जो सपोर्ट में कंट्री है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर हो, या उनके ऊपर ये हो कि उनके ऊपर कोई अटैक कर दे, उनको कोई नुकसान हो। प्रेशर का यहाँ ये मतलब है, इसलिए इन्होंने बताया कि हम इसलिए अटैक कर दिए। और जो ये धुरी राष्ट्र जिनको कहते हैं, मतलब एक्सिस कंट्री जिसको कहते हैं, एक्सिस कंट्री या एक्सिस पावर कह लिया, एक्सेल पावर, इनमें क्या होता है कि तीन कंट्री मेन माने जाते हैं, जर्मनी, जापान और इटली। और ये लोग हारे थे, ये सबको पता है कि एक्सिस कंट्री जो थी यही लोग हारे थे, युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। जो हार गए वो धुरी राष्ट्र हुए, और जो जीते मित्र राष्ट्र, जो एक साथ चार ये थे, ये मित्र राष्ट्र हुए। अब इनके बीच में इसी के बाद से जो स्थिति बनी, उसी के लिए हम लोग जो है कहा जाता है। अब देखिए जैसे आ गया वही बात जो हम कर रहे थे,
कि अगस्त जो है 1945 में अमेरिका जापान दो शहरों पे हिरोशिमा नागासाकी बम गिरा। बमों का नाम आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत हर जगह पढ़ लिया होगा, अब नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से, जो 15 से 20 किलो जो है टन का था बमों की क्षमता जो थी, उसको गिराया गया। अब यहाँ देखिए, यही हम कह रहे थे, अमेरिका की आलोचना, यहाँ क्रिटिसिज्म और सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म में आत्मसमर्पण करने वाला था लेकिन फिर भी बम गिरा दिया गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता नहीं थी और फिर भी कुछ हो रहा है, और यहाँ जो सपोर्ट वाले हैं, अब इनका देखिए, सपोर्ट वालों में क्या है कि जल्दी से जल्दी हमें युद्ध समाप्त करना था और अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराया। मतलब हम कह रहे हैं कि हम जनहानि नहीं चाहते थे, अपने जो हमारे सपोर्टर हैं उनकी जनहानि हम नहीं चाहते थे। तो उसके बाद हमले के पीछे का उद्देश्य हमने सबसे पहले कह दिया कि वो भी हमने अभी बताया आपको कि सोवियत संघ के सामने भी ये जाहिर करना था कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। मतलब एक दूसरे की अपनी पावर, हम और हमारे एक मित्र मान लीजिए कोई है, उन दोनों लोग मिलके साथ में हम अपने आप को हम लोग पावरफुल दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों में कौन पावरफुल है। तो एक गए तीसरे को पकड़ के मार दिए। वो गरीब आदमी, थोड़ा कमजोर आदमी मिला तो हम मार दिए उसको, थोड़ा सा कह रहा भैया रहने दो भैया रहने दो, और हम मार दिए। तो इसमें क्या हुआ, हमको पावरफुल दिखाना था तो हम गए पीट दिए उसको। तो बस यही हो गया कि ये जो है, अब जैसे गए थे गुड्डू पंडित और वो गए थे मिर्जापुर वाले, जौनपुर जब गए तो वहाँ क्या हुआ कि वो अपना पावर दिखा रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ, अपना पावर दिखाने में मिर्जापुर की मार दिए, कांड हो गया वहाँ पे। और उसके वो बर्दाश्त कैसे नहीं हुआ उनको, आपके जो मिर्जापुर के त्रिपाठी जी है उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ, क्योंकि वो तो पावरफुल वो थे। अब यहाँ क्या हुआ, पंडित जी गए ही मार दिए जो, तो ये गलत था। गुड्डू पंडित जो मार दिए तो ये गलत, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यहाँ होना क्या चाहिए, पावर जो है उन्हीं के पास ओरिजिनल, इसलिए वो खाली इनको हटा दिए। क्योंकि क्या हुआ, उनके कहा गया बात, उन बोले थे कि मत जाना वहां, मत मार करना, फिर भी जाके मार दिए, मतलब अपना ही पावर दिखाए। अब उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वही चीज यहाँ हुई। और यहाँ पे जो है, इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, इसी की वजह से सारा कुछ हुआ। जो सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्चेन, इनका नाम भी नहीं समझ में आता क्या नाम है, वो जो है इस तरीके के, तो ये जो है क्यूबा में जो है अपना क्या हुआ, सैन्य अड्डा बना लिए, जिसकी वजह से, और ये समझिए कि सैन्य अड्डा बना लिए। अब 1962 की बात है, उस समय में जो है, और यूएसए बगल में है, उनको पता तक नहीं चला। और ये यूएसएसआर से वहां से उठा के अपना जो है सारा मिसाइल जो है, और उसके अलावा जो है सारा वेपन सब कुछ यहाँ बता, सैनिक अड्डा बना लेना, मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा युद्ध के लिए जो वो ला के वहां रख ना दिए हो। सब कुछ, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं आपका, मिसाइल जितना भी, मतलब एक तरीके से जितना हथियार है सब ला के रख लिए। और यहाँ तक कि ये लोग जो है न्यूक्लियर वेपन भी ला के रख दिए थे वहाँ पे, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर युक्त सारा कुछ व्यवस्था यहाँ हो गया था। और इसके बाद भी स्थिति ये हुई कि अब जाके इसकी वजह से जाके अब इनको लगा कि हमारे पास है, और ये इतना यूएसए इतना रेंज में आ चुका था कि अब यूएसए के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सीधा इसमें जो है न्यूट्रल होना। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्थिति सही हुई और एक तरीके से ये युद्ध जो है समाप्त हुआ। आप सोचिए कि अमेरिका की इसी खबर 3 हफ्ते बाद लगती है, अगर खबर किसी को, जॉन एफ कैनेडी, उस समय जॉन एफ कैनेडी यहाँ के जो है राष्ट्रपति थे, और उनको जो है 3 हफ्ते बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर उनके बगल में बम लगा है और 3 हफ्ते बाद पता चले, तो समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। और इसके बाद जो है धीरे धीरे मिसाइल संकट, इसी की वजह से धीरे धीरे वहाँ जो है वो कोल्ड वार जो है उसकी स्थिति, माना जाता है यही खत्म था। लेकिन रियलिटी में जो खत्म हुआ ये जो है कोल्ड वॉर, वो खत्म हुआ जब यूएसएसआर का विघटन हुआ। यूएसएसआर जो है 15 पार्ट में, अपने उसके 15 अलग अलग पार्ट में वो टूट गया 15 देशों में। इसके बाद माना जाता है इसका विघटन। और इसके बाद आपका जो है, इतने के बाद जब हुआ क्या कि जब यूएसएसआर 15 पार्ट में टूटा, तो जो यूरोप था, यूरोप 2 पार्ट में टूटा। कुछ ऐसे जो पूर्वी यूरोप, जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, और कुछ ऐसे जो पश्चिमी यूरोप के साथ, जैसे यूएसए के साथ जो लोग गए वो पश्चिमी यूरोप उधर हो गए, और पूर्वी जो यूएसएसआर के साथ गए। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इनके बीच के उस कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री हो गई, ये बन गई। अब ये लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री गिनने लगे, जिसमें इंडिया और सारे देश, इंडिया और ये सब जो इनके साथ नहीं गए थे उनको गिनने लगे। लेकिन इसके लिए इन्होंने कहा नहीं, ये जो है, हम कहे कि नहीं, हम थर्ड वर्ल्ड क्या, हम नॉन अलाइंड है। नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है,
हम उसके साथ हैं, मतलब हम की गुटनिरपेक्ष जो है हम वो हैं, हम वो नहीं है कि हम किसी के साथ गए। इसीलिए आप लोग जानते होंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है का कॉन्सेप्ट आया कि वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न इधर जो है इनके साथ। इसके बाद देखिए आप पूर्वी यूरोप में कौन कौन आया, अधिकांश देश सोवियत संगठन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल जो देश हैं, अब देखिए यहाँ पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि ऐसे देश थे। और वही जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप में कौन कौन है, पश्चिमी यूरोप में आप देख लीजिए यहाँ ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम आदि ये सब। अब इसके बाद जो है ये सारे लोग जब इतना हो गया तब इनके बाद अब इनको लगा कि जो यूएसए को लगा कि अगर हम इतने सारे ग्रुप को बना के बैठे हैं और इनके बीच में यूनिटी या इन पर कोई अटैक करे तो हम इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, हम इनको कैसे बचा पाएंगे कि ये हमारे जो है अलाइड कंट्री हैं, इनके साथ हम इनका सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया, नाटो। नाटो जो ग्रुप इन्होंने बनाया इसमें क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949, 1949 4 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई, जिसमें 12 देश, स्टार्टिंग में 12 देश इसमें जो है शामिल हुए। 12 देशों के साथ ये संगठन शुरू हुआ। इसके बाद इसमें धीरे धीरे संगठन और सब जुड़ते गए। इनका एक ही वो था, मोटो था इनका, सीधा यूएसएसआर के खिलाफ एक तरीके से इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था, जिसमें साफ सुथरा था कि हमारे नाटो के जो सदस्य हैं अगर ये एक साथ रहेंगे सारे, और इन पर जो अटैक अगर कोई करता है, इन पर कोई भी अटैक करता है तो वो अटैक पर्टिकुलर किसी एक देश पे भी अगर कोई करता है तो वो 12 पे, मतलब पूरे नाटो देशों पे अटैक माना जाएगा और सारे लोग उसका साथ में मिलके जवाब देंगे। बस इसी के लिए। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जब बना लिए तो आप समझ ही रहे हैं कि यूएसएसआर कैसे नहीं बनाएगा, उनके भी दिमाग में आएगा। आप इवेंट देखिए, अगर कभी आ जाए कि आप लगाइए कि किसकी स्थापना कब हुई। नाटो आया, नाटो के बाद 4 से 5 साल 6 साल बाद 1955 में उनको याद आया कि हमको भी कुछ बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने वार्सा संधि करी। वार्सा संधि करी कब, अगर इन्होंने 1955 में। इसका क्या कारण क्या था, मुख्य काम था इसका क्या, केवल और केवल मुख्य काम क्या था, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। इनका जो यूरोप में ये थे इनका मुकाबला करना, बस इनका एक ही काम था और कोई उद्देश्य नहीं था। और नाटो का उद्देश्य तो आप देख ही रहे हैं, नाटो का उद्देश्य अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। आप देखिए कि नाटो का जो उद्देश्य था इनका क्या था, अमेरिका का यही उद्देश्य था इनका कि लोकतंत्र बचाने के लिए। मतलब कि एक तरीके से वो सोशलिस्ट कंट्री थे तो उनके यहाँ तो लोकतंत्र का कोई मतलब था नहीं, वहाँ जो सरकार कहेगी वही सब कुछ है। और इनका क्या था कि ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी, और ये इनके यहाँ क्या है, हमेशा से लोकतंत्र रहा है। और ये उसका एक तरीके से उसके सहारे वो दिखाए कि जितने लोग हमारी आइडियोलॉजी के हैं वो हमारे साथ आए और जितने लोग उनके आइडियोलॉजी के थे सोशलिस्ट कंट्री के वो उनके साथ गए, और यही काम आगे बढ़ा। इसके बाद अब जैसे ये सोचिए कि अब कोई इतने बड़ा पावरफुल कंट्री है और वो किसी के साथ क्यों जा रहा है, कुछ तो रीजन होगा। अगर हम सक्षम हैं हर चीज़ करने के लिए और हमें अपना एक्सपेंशन करना है तो हम अपने एक्सपेंशन के लिए छोटे छोटे जो लोग हैं उनको एक्वायर करेंगे। सबसे साफ एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे देखिए अभी एक बड़ी संस्थान है, एक नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दे रहे हैं कि जो है जैसे मान लीजिए फिजिक्स वाला हुए, अनअकैडमी हुए, ये लोग क्या किए कि ये जब आए तो ये छोटा सा एक अपना शुरुआत किए और जब धीरे धीरे बढ़ते गए, जब अब बड़े हो गए, अब ये बड़े 2 जियांट बन गए हैं एकदम। अब इनका क्या काम है, ये काम करते हैं क्या, अब जैसे मान लीजिए कोई छोटी कोचिंग है तो उनको एक्वायर करते हैं और वो भी इनके साथ जाते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी को कोई ले रहा है, वो भी इनके साथ जा रहे हैं। कारण कि उनका एक बेस है, उनका कहीं एक बेस है, अगर उनको हम अपने साथ ले लिए तो वो बेस उनका इनके साथ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण संसाधन। अब जैसे छोटे देश को साथ लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि जो यूरोपियन कंट्री है उसने क्यूबा को लिया, अरे सॉरी उधर क्या सोवियत यूनियन ने क्यूबा को अपने साथ ले लिया, तो क्यूबा को अपने साथ अगर उसने लिया तो वहाँ जो तेल खनिज ये सब चीजें हैं वो तो एक सेकेंडरी वहाँ उनके लिए। वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था कि इनका ये अपना मिलिट्री बेस बनाए, वो भी यूएसए से सट के। अगर ये यूएसए से सट के मिलिट्री बेस बना दिए
तो आप समझ रहे हैं कि यूएसए से सट के अगर मिलिट्री बेस बना रहा है तो यूएसए के लिए कितना खतरनाक है। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि कोई देश हमारे पास आके मिलिट्री बेस बना दे और हम पे अटैक, क्योंकि वहां से मिलिट्री बेस होने का मतलब वहां वहां मिलिट्री बेस होने का सीधा सा मतलब है यूएसएसआर के सीधे एकदम कांटेक्ट में है ये लोग, जब चाहे अटैक करके अमेरिका के जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं उन सारे को एक साथ अटैक कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर लेस सब न्यूक्लियर से एकदम परिपूर्ण है, सबके पास न्यूक्लियर कंट्री दोनों है, इनके पास भी सब कुछ है, सबको पता है ये चीज। तो इस वजह से जो है ये नहीं चाहते हैं। अब जैसे देखिए, अब किसी के यहाँ गए तो उनके भू क्षेत्र का यूज किए तो उनके हथियार सेनाएं संचालन इन चीजों के लिए, तो उसके अलावा ठिकाने एक दूसरे की जासूसी कर सकते हैं। जैसे यहाँ कोई है और वहां से नजदीक अगर यूएस है तो वहां बोट से गए घूम के वहां के आसपास का पता लगा लिए कि वहां मिलिट्री बेस है कि नहीं है। तो ये चीज, आर्थिक मदद, छोटे देश जो है ना उनको क्या चाहिए, उनके पास अगर रिसोर्स है सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है तो उनको थोड़ा सा पैसा दे देंगे और उस लालच में वो आपके साथ दे देंगे। सबसे आसान काम होता है। जैसे कोचिंग के ही एग्जांपल में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, छोटा बड़ी कोचिंग क्या करती है, छोटी कोचिंग है थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे दिए, वो मान लीजिए 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, उनको 20 लाख रुपए दे दिए, तुरंत कहेंगे हाँ भैया चलो। तो बस यही चीज है। और उसी में कुछ लोग होते हैं जिनका जो है थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होता है, वो नहीं जाते हैं। जैसे अमेरिका ने बहुत प्रयास किया कि इंडिया जो है उनके साइड चला जाए, पैसा नहीं था हमारे पास, हम बहुत बड़े देश नहीं थे उस समय, लेकिन फिर भी हम नहीं गए, क्योंकि हमारा क्या था कि हम किसी एक के साथ जाके नाम नहीं दिखाना चाहते कि हम इनके साथ हैं या उनके साथ हैं, क्योंकि हम दोनों की तरफ उस समय हम उस स्थिति में थे कि हम किधर भी पूरी तरह नहीं जा सकते थे। हमारे यहाँ खाने की स्थिति बहुत कम थी, सब कुछ कमजोरी, सब कुछ कमी थी हर चीज की। तो हम क्या है कि हम सोशलिस्ट भी नहीं थे, हम अपने खुद संविधान में जो 1949 में जब हमारा बना पूरा तैयार हुआ, जो हम 50 में उसको हम जो भी किए, जब उसका हम 26 जनवरी उनको जब हम उसको 50 में उसको किए था, मतलब लाए, या उसके बनाने से लेके 47 से लेकर 50 तक के बीच में हम कभी भी सोशलिस्ट के लिए ले जाने के लिए नहीं साथ में थे। उसका रीजन ये था कि हम ये नहीं कहना चाहते थे कि हम बैठ के जो है सरकार के हाथ में ही सब कुछ रहेगा, और ना तो हम कह रहे थे कि सारा कुछ प्राइवेट के हाथ में रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट प्राइवेट से भोग के खलियाए थे और हम ये देख रहे थे कि हमारा दिख रहा है कि यूएसएसआर में वहाँ क्या स्थिति है, तो हम दोनों के बीच में रहना चाह रहे थे। इसलिए हमने क्या पसंद किया, हम क्या नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ हम चले गए। अब उसके बाद देखिए, गुट में शामिल देशों के आधार पर वो सोच सकते हैं कि उदारवादी, लोकतंत्र, पूंजीवादी, मतलब वही आपका जो है आपकी सोच, आपका जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से दो गुट बने, उन दोनों में लोग चले गए। जिनकी आइडियोलॉजी सबसे अलग थी वो लोग आराम से नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ चले गए, वो नहीं गए किसी की तरफ। शीत युद्ध, अब इसका कह लो कि कोल्ड वॉर का इसका परिणाम क्या आया, गुटनिरपेक्ष देश का जन्म हुआ, जैसा कि इंडिया और उसके साथ जो कंट्री थी जो नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ थे उनका एक तरीके से। अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध टल गया, थोड़ा बहुत चिटपुट इधर उधर घटनाएं हुई लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ थर्ड। और उसके अलावा जो है सैन्य संगठन कई सारे संधियां करी, जैसे आप जानते ही हैं नाटो हुआ और वार्साय की संधि हुई, अभी सीटो और वो अभी आगे देखेंगे वो सब भी हुआ। दो महाशक्तियों के बीच में परमाणु जखीरा हथियारों की होड़ मच गई, एक दूसरे को बनाना है कि बहुत ज्यादा एकदम हम इतना ज्यादा परमाणु हथियार रख लेंगे कि कोई हम पे अटैक या किसी तरीके का ना कर पाए। और दो ध्रुवी देश बन गए, दो ध्रुवी मतलब या तो पश्चिमी देश या तो पूर्वी देश, दोनों के साथ एक मतलब एक तरीके से दो ध्रुवी देश बन गए वही। और तीसरा जो है नॉन अलाइन, वो कहीं गए ही नहीं। अब देखिए इनके प्रभाव दोनों महाशक्तियों के साथियों में कुछ है ना। अब इनकी सैन्य संधियां जो हुई वो देख लीजिए संगठन, जैसे यहाँ सोवियत यूनियन केवल वर्साई पैक्ट इन्होंने किया था 1955 में, ये हमने आपको उसमें बता दिया। अब यही है सीटो और सेंटो जो 1954 और 1955 में दो और इन्होंने वो करा, संधि करी। दो महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए। इन दोनों ने डिसाइड किया कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। इस तरीके से इन्होंने एक संधि करी और उसमें डिसाइड हुआ कि ये नहीं बनाएंगे। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि करी इन्होंने। इसके बाद परमाणु अप्रसार, मतलब परमाणु को जो परमाणु हथियार है मतलब न्यूक्लियर पावर है उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसको रोक के रखेंगे, कम से कम लोगों जो बनाए, क्योंकि ये सही नहीं है। अब क्या है, उन लोगों ने बना लिया था तो अब तो रोक के रखना ही था, क्योंकि हमारे पास है, कोई और बना लेगा तो भी हमसे उतना ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब ये तो कोई चाहता नहीं। अगर हमारा जो है घर बढ़िया एकदम 3 तल्ला ठोक दिए हैं एकदम बढ़िया, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे बगल वाला भी बना दे, क्योंकि हमारा जो है सब कुछ छाप देगा। तो बस वही चीज यहाँ है कि नहीं चाहते थे कि हम दोनों के पास तो है, लेकिन अब इतना नियम कानून बना दो कि अब कोई और बनाने ना पाए। लेकिन फिर भी जो है
कुछ लोग हैं जो नहीं माने, जैसे इंडिया ने ही बाद में बनाया, उस पे जो है काफ़ी कुछ इन्होंने लगाया, रोक लगा दिया, कई सारा जो है प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिर भी ठीक है, आपका काम है, आप करेंगे, हम जैसा होगा देखा जाएगा। और जैसे कि क्या हुआ कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी इन्होंने करी कई सारी, कि कितना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी करी। इसके बाद आप देखिए सीटो और सेंटो। सीटो मतलब है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए ने क्या किया कि जितने, जैसे कि इसी बीच में क्या हुआ कि साउथ एशिया में जो ग्रुप थे वो एक साथ आ रहे थे, और इनको ये देख के लगा कि अगर हम इनके साथ जाके ट्रीटी कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी कैपिटलिस्ट ही विचारधारा के थे, ये इसमें सोशलिस्ट ज़्यादा नहीं थे, कम थे, ये भी कैपिटलिस्ट एक तरीके से थे। जितना आप देख ही रहे हैं कि जैसे स्विट्जरलैंड और ये सब जो इधर कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया के, तो इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन करा इन्होंने। और इसमें क्या हुआ, देखिए यही हुआ कि साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। मतलब ये चाहते थे कि जो सोशलिस्ट का एक्सपांसन हो रहा है उसको रोका जाए, हम वहां जाके खुद जो है अपना खुद कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोगों को वहां उनको जोड़ लेंगे, अपने साथ रखेंगे, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, अपने साथ रहेंगे, तो उससे जो है उनके पास जो विचारधारा है वो बदल जाएगी और वो हमारे साथ आ जाएंगे। वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट विचारधारा, और विचारधारा में आदमी वही जाता है जो जिसकी सोच जैसे है। अगर हमारे पास खाने पीने ठीक ठाक है तब हम सोचेंगे हमारी विचारधारा क्या होगी। विचारधारा आदमी की बाद में तय होती है, पहले अपने को चाहिए फूड, जब वो मिल जाएगा ना तब सारी विचारधारा डिसाइड हो जाएगी। वहाँ वही दिक्कत थी, वहाँ वो दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो वो लोग कैपिटलिस्ट की तरफ, उनको समझ में आया कि यहाँ पैसा है, पूंजी है, यहाँ पे काम है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। अब उसके बाद आए सीटो, सेंट्रल टीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना 1955 में हुई। सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना इसका जो मेन कारण था। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि इसके बाद सोवियत संघ ने क्या किया कि अब देखिए सोवियत दूर रखना था और साम्यवाद को के प्रभाव को रोकना था, मतलब सोशलिज्म को कम करना था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें किसके बाद क्या हुआ, सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इराक, इन सब के साथ अपना संबंध मजबूत किया और इनको अपने, आप चीन जानते ही हैं कि सोशलिस्ट विचारधारा वही, वो भी वही है, वो तो इस वजह से उनका जो है जब विचारधारा मिल गई तो आदमी साथ चला जाएगा, तो ये इस तरह उनके साथ हुआ। नॉन अलाइन मूवमेंट, यहाँ गुट निरपेक्षता का अर्थ है गुटों से अपने को अलग रखना। जैसे दो गुट बन गए कि एक ये गुट हो गया, एक ये गुट हो गया, हम भैया ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे और ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम यहाँ से चलेंगे एकदम सीधे, ये हमारा एरिया हो गया, हम यहाँ रहेंगे, तुम अपना यहाँ से यहाँ रहो, यहाँ से यहाँ रहो, हमसे नहीं रहो। तो ये गुट निरपेक्ष का यहाँ बात बन गया। अब यहाँ क्या हुआ कि किसी एक की तरफ जाने से सीधा सीधा मैसेज जाता विचारधारा अपनी कि हम इधर चले गए तो हम पूरी तरह से हम कैपिटलिस्ट हो गए, और जो हमको नहीं होना था, क्योंकि हम अभी अभी झेल के आए थे। आपको पता ही है कि हम आज़ादी 1947 में हमको आज़ादी मिली और हम अभी झेल के तुरंत आए हैं, वो भी मार्केट ही, वो कंपनियां ही आई थी, प्राइवेटाइजेशन ही था। और इधर जो है सोशलिस्ट पूरी तरीके से देश के ऊपर ही सारा प्रेशर, तो सारा कुछ हम ना इधर देख सकते थे ना सारा हम उधर जा सकते थे, तो हमने इसलिए बीच में रास्ता अपनाया और हम नॉन अलाइन मूवमेंट, हमने क्या किया कि नॉन अलाइन मूवमेंट, उसका जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना इस तरीके से हम लोगों ने करी। हमारे साथ जो है जन्म हुआ, दो ध्रुवीय देश में बटे देशों में अपने अलग अलग रखना था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति, और उसके बाद इस आंदोलन का गुटनिरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को अलग थलग नहीं था, किंतु अभी इस अंतर्राष्ट्रीय मामले से सरोकार था। अब देखिए एकदम अलग नहीं आप कह सकते। अगर हम कह रहे हैं 1971 में यूएसएसआर ने हमको आके सपोर्ट किया, तो लोग कहते भी थे ये चीज कि इंडिया जो है मान नहीं रहा है, लेकिन ये है यूएसएसआर के साथ, और ऐसा है भी, क्योंकि यूएसएसआर हमेशा हमारा साथ दिया है। बस वही एक टाइम नहीं था, उसके पहले भी जब भी जरूरत पड़ी, आज़ादी के समय में भी जब हमारे जो है सेनानी यहाँ से गए, तो वो यूएसएसआर मतलब कि रसिया से वहाँ पे उनको हेल्प मिली और वहाँ से वो होके वापस आए, लड़ाई लड़े और आज़ादी दिलाई। तो ये कोई बात नहीं है, हमेशा से वो हमारे साथ रहा है, तो ये कोई वो नहीं था। लेकिन हाँ, हमें क्या था, हमें सोशलिस्ट विचारधारा को अपनाना नहीं था, इसलिए हम पूरी तरीके से उनके साथ नहीं गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ बंज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल
गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। और कहा जाता है कि हम जो है नॉन अलाइन मूवमेंट के जो है हम ऑर्गेनाइजिंग जो उसके पहली कमेटी थी उसमें हम लोग रहे। हमने उसके संस्थापक सदस्य के रूप में हम भारत जो है साथ रहा। जोसेफ ब्रांस टीटो यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू भारत, नासिर अब्दुल नासिर जो है मिस्र, सुकार्नो इंडोनेशिया, सुकार्नो के बारे में जानते ही होंगे इंडोनेशिया, और उसके बाद वामे एंड क्रूमा घाना। ये जो है 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना करी। गुटनिरपेक्ष का जो प्रथम सम्मेलन हुआ वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ और इसमें 25 सदस्य शामिल हुए थे। और उसके बाद गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 2006 क्यूबा हवाना में हुआ। 166 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक शामिल हुए। और उसके बाद 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो रहा 17वां ये 2016 वेनेजुएला में हुआ जिसमें 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक शामिल हुए। गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ आप समझ रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि देखिए गुटनिरपेक्षता अपनाने का सबसे बड़ा रीजन था कि हम किसी भी चीज़ में फंसना नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हम हो जाए और हम नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से हम सोशलिस्ट हो जाएं, इसलिए हम बीच में चले। इसका देखिए सीधा सा अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाए, ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना या ना कि किसी महाशक्ति को, मतलब सीधा सा क्योंकि हमको लाभ चाहिए था, हमको जहां से फायदा होगा वहां जाएंगे। अगर हम कैपिटलिस्ट की तरफ जाते ना तो शायद हो सकता है कि अमेरिका हमारी हेल्प करता उस समय तो कुछ फायदा होता, या इधर जाते तो यूएसएसआर करता। लेकिन ठीक है, हमें अपने हिसाब से चलना है। हम एक जो है सोवरेन कंट्री है, हमें अपना डिसीजन लेना है, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो हमें जो सही लगा हमने वो उस समय किया और वो सही भी था, क्योंकि हम अपने जो इतिहास है ना हम उसी से सीखते हैं, और जो इतिहास से नहीं सीखेगा उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास ही हमारा बताया हमको कि हमें नहीं जाना है इन दोनों के पास। इतिहास में जैसा रहा, गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में कोई भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रहा और ना ही दबाव बना सका कि भाई ठीक है अमेरिका दबाव बनाएगा। हम जैसा कि 71 में हुआ, अमेरिका जब पाकिस्तान की तरफ से दिखा आते हुए हमने रशिया से हेल्प मांगी और वो तुरंत अपना जो है आ गया हमारे साइड से, तो वहीं पे वॉर खत्म हो गई और हमने जो है पाकिस्तान को चीर के 2 पार्ट में कर दिया और बन गया बांग्लादेश। इसके बाद गुटनिरपेक्षता जो नॉन अलाइन है इसकी नीति की आलोचना। अब नीति की आलोचना तो होनी ही है कि भारत, वही हम जो बात कर रहे हैं कि हम अगर गुटनिरपेक्ष हैं और हम रशिया से हेल्प ले रहे हैं तो आलोचना तो लोग करेगा ही। अब तो आलोचना तो हर चीज़ का किया जाता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, पढ़ लीजिएगा इसको, जो कुछ है नहीं, वही सेम चीज़ है जो अभी हमने बताया। तो अब इसमें क्या है, पृथकवाद। पृथकवाद का मतलब है सेपरेटिस्ट। और यहाँ जो है दूसरा क्या है, तटस्थ जिसको कहते हैं, न्यूट्रल, मतलब किसी की तरफ नहीं, एक तरीके से किनारे लगे हैं, कोई वैसा नहीं सेपरेटिस्ट या वो। पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना। सेपरेटिस्ट मतलब जो सेपरेटिस्ट सबसे अलग हो, अपने अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने 1789, अमेरिका पहले क्या करता था ना, 1789 से 1914 तक, वर्ल्ड वॉर तक अमेरिका, 14 तक क्या, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी किसी के साथ नहीं था। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा एक्टिव। हाँ वो हथियार देता था, लड़ो, उसके अलावा कुछ नहीं। वो क्या हुआ कि जब ये क्या करता था कि ये किसी की तरफ नहीं जाता था, लेकिन हथियार सबको बेचता था, दोनों पार्टी को भी बेच देता था और वैसे भी कि कहीं भी किसी भी मैटर में। वो उसका मतलब है कि वो हमारे तरफ, अगर कोई हमारे तरफ हमला नहीं करता है, हमसे कोई नहीं करता है तो हमें कोई मतलब नहीं है। वो इस तरीके का, वो सेपरेटिस्ट कंट्री, इसी को समझ लीजिए कि हम जो है तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक कोई हमको नहीं बोलेगा। हम आराम से मतलब एकदम चल रहे हैं, किसी की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम कहे ठीक है तुम कह रहे हो मार हो रहा है, होने दो, तुम भी कह रहे हो तुम्हारा भी होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम नहीं जाएंगे किसी तरफ। और भारत ने ही और यही सेम चीज सेपरेटिस्ट वाली स्थिति भारत ने नहीं करी थी। ऐसा नहीं था कि हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम इधर भी गए और उधर भी गए, ये नहीं था। हम किधर भी नहीं जा रहे हैं, हम किधर, भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद ले सकता था, मदद लेता भी था वो, लेकिन जाता नहीं था किसी तरफ। जैसे देखिए अब इसमें हाँ गुटनिरपेक्ष अपना, लेकिन पृथकवादी नीति नहीं अपनाई। अब देखिए भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था लेकिन दूसरों की मदद करता भी था, लेकिन वो क्या है, ये नहीं था कि सेपरेटिस्ट नहीं था,
पृथकवाद नीति नहीं अपनाया था। अब यहाँ तथास्थता का मतलब है गुट नहीं, इसका सीधा सा मतलब है न्यूट्रल, किसी की तरफ नहीं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है तटस्थता का धर्म निभाना। इसका अर्थ सीधा सा है कि तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, और तटस्थता को अपनाने का मतलब है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि युद्ध को समाप्त करने में मदद कर दें, और यह युद्ध देश सही गलत होने पर कोई पक्ष नहीं रखता है। समझ लीजिए कि दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, न्यूट्रल का यहाँ मतलब है कि दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। गुटनिरपेक्ष देशों ने तटस्थता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा से दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता कम करने का प्रयास किया। जैसे अभी के लिए हम देख लें तो अभी के लिए यूरोपियन कंट्री बहुत सारी, सब ने जो है यूक्रेन का साथ दिया अभी करंट अगर इवेंट में लिया जाए, और रसिया का साथ इधर जो है चाइना ने दिया। लेकिन हमने क्या किया हम एब्स्ट्रेन कर दिए जब जब वोटिंग की बात आई कि किसके खिलाफ करना है नहीं करना, नहीं, हम कहीं नहीं गया। लेकिन हम जो है क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी भी कि जो है इन दोनों देश आपस में साथ आ जाए। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो हमेशा जाके दोनों देशों के बीच में बातचीत कर रहे हैं कि दोनों के बीच में समन्वय बन जाए और वॉर ये भी खत्म हो। तो उसी तरीके से हम उस समय दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, उसको हम लोग हमेशा कम करने की बात कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ एक तरीके से तटस्थता जो है, एक हिंदी न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल हम करने की कोशिश कर रहे थे उनको, लेकिन हम उस सपोर्ट के नहीं थे कि हम वही हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया आपका, देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे भी हटाना है। हम्म 38 पे रोके थे, वहीं से फिर चालू करा ना, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसका यहाँ मतलब यह है सीधा कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यह डेवलप हुआ। अब यहाँ सीधा सा मतलब है इसका ये कि इसका देखिए मतलब किसी भी देश के लिए जो गुटनिरपेक्ष थे, वो सारे देश एक गरीब कंट्री थी, समझ लीजिए। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, रिसोर्सेज तो सबके पास थे, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। इकोनॉमिकली वो बहुत कंट्रोल, मतलब बहुत कम गरीब थे, मतलब एक तरीके से। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। वो डेवलपिंग कंट्री में मतलब अल्प विकसित, कम विकसित वाले देश जितने थे, डेवलपिंग भी नहीं थे, दर्जा मिला था। यह देश गरीब देश थे। इसमें इनके सामने सबसे जो मुख्य चुनौती थी, अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना था। इनके आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं हो सकता। आप अगर डेवलप नहीं है ना, तो आप आज़ाद हो के भी कोई मतलब नहीं है। अगर विकास आपके यहाँ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे अगर आप सही में रियलिटी में देखें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से सरकार बदलती रहती है, आती रहती है, वहाँ की स्थिति ये है कि उनके होने ना होने का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ लीजिए जहाँ 200-300 रुपये किलो अगर चला जाए आटा, और दाल मिलने लगे, आटा मिलने लगे, और छोटी छोटी चीज़ें इतनी महंगाई आ जाए, तो मतलब अगर हम वहाँ का डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे हैं ना, तो उसमें केवल उनका नुकसान नहीं है, उनकी वजह से उनके अगल बगल के जो देश हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जब वहाँ से यही होगा तो पैदा तो फिर आतंकवादी ही होंगे ना, खाने को नहीं मिलेगा तो बम उठा के मारेंगे, तो ये दिक्कत पैदा हो जाएगी। अब ऐसे में देखिए उपनिवेश, और इस कंडीशन में जब गरीब होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हो जाता है गुलाम होना, और उनकी गुलामी की स्थिति नज़दीक आ गई है। चाइना से इतना ज़्यादा लोन ले चुके हैं कि करंट सिनेरियो में आपको एग्जांपल दे रहा है जैसे उस समय का, तो उनके गुलाम होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो गुलाम बन जाए। अभी देखिए यहाँ क्या है, इसी समय में यही जो ये था 1972 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसी समय में के व्यापार और विकास संबंधित जो सम्मेलन, जैसे अनटेड जिसको बोलते हैं, इसका भी स्थापना हुई इसी समय में। कि इसकी एक रिपोर्ट आई वैश्विक तरीके से स्थापना, मतलब यूएनओ में, यूएनओ के उसमें
एक रिपोर्ट आई अंकटैड की रिपोर्ट आती है हमेशा खाने पीने उनके सुधार और उससे रिलेटेड जो है। तो इसमें इस रिपोर्ट में क्या रहा था, वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया तथा रिपोर्ट में कहा गया अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे देखिए ये संबंधित सम्मेलन अंकटैड का यहाँ सीधा सा मतलब है यूनाइटेड नेशन। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जो है इसका हो गया। उसके अलावा अब इस पे देखिए अब इनका रिपोर्ट क्या, इसकी रिपोर्ट आई, इसकी एक वैश्विक रिपोर्ट आती है हर साल। तो उस समय जो रिपोर्ट आई उसमें सुधार का जो है प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देश का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। जो इनके देश हैं ये अपने संसाधन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनकी एक जो रिपोर्ट आई इसके बाद अल्प विकसित देशों में पहुंचे पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। जैसे इसकी पहुंच होगी, हमारे यहाँ कुछ पैदा होता है तो हम उसको बना के उसकी जो है वैल्यू एडेड करके या ऐसे भी हम दूसरे देशों में पहुंचा सकते हैं, वहाँ हम उसको बेच सकते हैं इस तरीके का। क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये व्यापार जो इनका ट्रेड का एक पॉलिसी लाए ना, वो इसीलिए लाए कि एक दूसरे देशों में जाके हम बेच सके, जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और हम थोड़ा डेवलप हो सके। क्योंकि जब डेवलपमेंट का सबसे बड़ा संबंध आता है हमारे अपने खुद से, कि अगर हम डेवलप नहीं हुए ना तो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जब हम डेवलप नहीं होंगे और हमारे बगल वाला डेवलप हो जाएगा तो हमें और कोई काम नहीं मिलेगा, तो हमें बगल वाले को ही मारेंगे। तो इसलिए जो है सर्वांगीण विकास की जो बात की जाती है वो यही है, सबका विकास होगा तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर 10 लोग खा रहे हैं, एक नहीं खा रहा है ना, तो पक्का छीन के खाने की कोशिश करेगा या मार के खाने की कोशिश करेगा। तो बस ये चीज़ के लिए हम जो है वहाँ करते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देशों तक बेचने जा सकते हैं, वहां जाके बेच सकते हैं अपना सामान। पश्चिमी देश में महंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रयोगिक लागत कम होगी। जो वहाँ के टेक्नोलॉजी और उसका जो लागत है वो एक तरीके से महंगाई जाने या कम होगी, या एक तरीके से कह लीजिए कि वो टेक्निकल सपोर्ट एक दूसरे को देते हुए। अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। जो इंटरनेशनल संस्थान है उसमें जो अल्प विकसित देश हैं उनका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा। जैसे कहा जाता है अभी जो है वर्ल्ड ट्रेड WTO की जो एक तंजानिया की महिला जो है बनी, उसकी हेड बनी, तो उसका क्या रीजन है? यही रीजन है ना कि उनका रिप्रेजेंटेशन वहां बढ़ाया जाए। अगर किसी देश का हेड जो है अगर जाके किसी गरीब देश का आदमी कोई वहां बनेगा तो उसको कुछ ना कुछ वहां उससे फायदा होगा। कुछ ना कुछ का मतलब सीधा सा है कि अगर वो जाके वहां की हेड बन जाएगी तो नहीं कुछ करेगी तो अपने देश के बारे में कुछ सोचेगी, वहां के लोग तो उसको सोचेंगे कि हमारे देश का हेड है, या इस तरीके से जो है थोड़ा डेवलपमेंट का शुरुआत होगा वहां के लिए। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है शस्त्र जो हथियार था उनका एक नियंत्रण की एक संधि की गई, एक नीति संधि बनाई गई जिसके थ्रू इसका वो किया गया। जैसे देखिए LTBT समिति परमाणु परीक्षण संधि 5 अगस्त 1963 में ये किया गया। और इसका जो है सीधा सा जैसे इसका हम अगर देखें तो LTBT का मतलब क्या है, यहाँ लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी इसको कहा गया। और इसकी जो परीक्षण संधि हुई ये कब हुई? 5 अगस्त 1963 को। और साल्ट, हम लोग इसको साल्ट सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता इसको बोलते हैं। साल्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक। जो स्ट्रेटेजिक जो आर्म है लिमिटेशन टॉक, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक करते हैं। ये कब हुई? परिसीमन वार्ता, इसके बीच में एक वार्ता हुई, टॉक हुई। ये 26 मई 1972 और 18 जून 1972 को इसको कहा गया। और उसके बाद स्टार्ट जो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, मतलब ये एक तरीके से समझ लीजिए ना स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है।
हम आर्म रिडक्शन जितने भी देश हैं उनके बीच में एक ट्रीटी हुई एक तरीके से, जो ग्रुप इसमें गए शामिल हुए उनमें, कि हम जो है आर्म्स जो हथियार है अपने यहाँ उसको घटाएंगे, उसकी एक संधि करेंगे कि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज और उससे लेके घटाएंगे, यूज नहीं करेंगे। 31 जुलाई 1991 और 3 जनवरी 1993। एनपीटी का यहाँ सीधा मतलब है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन। ट्रीटी ऑन, चल रहा है ना भाई यहाँ पे, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑफ क्या, न्यूक्लियर वेपन। ठीक है। अब इसका जो है परमाणु अप्रसार संधि है, मतलब हम न्यूक्लियर वेपन को बढ़ाएंगे नहीं, फैलाएंगे नहीं चारों तरफ, सब लोग नहीं बनाएंगे। 1 जुलाई 1968 1968 में इसकी ट्रीटी हुई और उसको जो है क्या किया है, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। हम न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेट उसको मतलब बढ़ाएंगे नहीं, परमाणु अप्रसार मतलब रोक के रखेंगे, नॉन प्रोलिफरेट जिसको हम बढ़ाएंगे नहीं है उसको रोक के रखेंगे, मतलब उसका कम। 5 परमाणु संपन्न देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते थे, अन्य देश नहीं कर सकते थे, ऐसा था। ठीक है, उस समय यह हुआ। अब इसी के बाद बहुत सारे देशों ने करा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन पर बैन लगा, फिर हटा। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कब क्या हुआ। और इतना के लिए आज जो है, आज एक आपका जो कोल्ड वॉर का एक जो टॉपिक है वो हमने अभी ख़त्म किया है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आराम से पढ़ते रहिए और जो फॉर्म भर दिए हैं वो सब लोग तैयारी में लग जाइए और एकदम आराम से इसको ख़त्म करिए इस तरीके से। और हम लोग अपनी सीरीज में सारा कुछ लेके आएंगे, अभी साइंस भी, आर्ट्स भी पढ़ाएंगे, कॉमर्स का भी कुछ सेक्शन हम लोग लेके आएंगे। आज हम लोग शुरुआत कर दिए हैं और इसके पहले हमने केमिस्ट्री का एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आगे आप लोग इस पे लगे रहिए। यूट्यूब पे जो है हमारा यूट्यूब चैनल महामना एकेडमी के ही नाम से है, उसी पे आपको जो है सब कुछ मिलेगा। और महामना एकेडमी का जो हमारा ऐप है उस पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा जो अभी हमने आप लोग पढ़ाया है, और ऐप का भी लिंक हम आपको इसी सब उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।